नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। क्या कारण है कि गुजरात लॉबी पसीने पसीने है? इंडिको ने हाल खराब कर दिया। 65% शेयर क्यों दे दिया गया? सरकार के पास क्या दबाव था या फिर पैसों की हिस्सेदारी थी? आखिर पीएमओ पे इतना दबाव क्यों है? ब्लैकमेलिंग के आरोप क्यों लग रहे हैं? सट्टेबाजी के आरोप क्यों लग रहे हैं? कौन है हिमांशु सूद और कौन है मनोरंजना सिंह जिनको सीबीआई ने अरेस्ट किया? वो क्या कर रही हैं पावर ब्रोकर के रूप में? और महेंद्र नाटा और विनय मालू जैसे लोग अभी तक सीबीआई ईडी से क्यों दूर हैं, जिन्होंने रिलायंस का काला कारोबार, काला साम्राज्य खड़ा किया? अभय दुबे से विस्तार से बातचीत की है। बातचीत सुनेंगे, आपको अच्छी लगेगी। लेके चलता हूँ सीधा अभय दुबे जी के पास। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अपने प्रधानमंत्री जी बढ़िया है, बोले थे कि भाई हवाई चप्पल वाले भी जो हैं वो हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। तो हवाई चप्पल वाले तो नहीं, लेकिन जो जूते वाले हैं उनके भी जूते घिस गए। इंडिको ने पूरे देश की हवाई व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। और पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह सिंगापुर से आ रहा भारत के लोग आ रहे थे उसमें, और जहाज में ये कहा गया कि कॉकपिट में आग लगी थी। उस घटना को छुपाया गया। मैंने विस्तार से रिपोर्ट दिखाई थी इंडिगो की। और इंडिगो की हड़ताल से पूरे देश में हाहाकार मच गया। हजारों यात्री परेशान। कोई बताने वाला नहीं, लग रहा था कि सिस्टम कुछ है ही नहीं। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि सबसे बड़ी एयरलाइंस ने ऐसे अचानक अपनी सैकड़ों फ्लाइटें रद्द कर दी हों। और मिनिस्टर असहाय ओयक्की संगीत रागी हैं महाशय जी, बीजेपी के संघ के बड़े प्रवक्ता हैं। वो लिख रहे हैं कि इंडिगो ने जानबूझकर अराजकता फैलाया है। मंत्री गूंगा चुप बैठा है, शर्मनाक। यानी संघ के लोग, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं मंत्री गूंगा बैठा है चुपचाप। रागी साहब फंस गए होंगे कुछ, यही हाल हो रहा है। भक्त जब फंसते हैं तो भक्त लोग ऐसे ही विलाप करते हैं कि मंत्री गूंगा है, मंत्री चुप है। वो भक्त जो बहुत भगवान विष्णु का अवतार बता रहे थे, महंगाई की मार पड़ी है तो उनकी भी भक्ति ऐसी खत्म हुई है। लेकिन इंडिको की ऐसी अराजकता लग ही नहीं रहा था सरकार कहीं है। पूरे देश में ये माहौल बन गया। किसी की शादी थी, शादी की बारात वहीं रह गई। किसी का पेपर रह गया, किसी के मेडिकल का एग्जाम था, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम थी। ऐसी अराजकता, सरकार बिल्कुल मूक दर्शक। एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई थी, आज तक पता ही नहीं दोष कौन सा। इतनी खराब व्यवस्था हो चुकी है इस समय नागरिक उड्डयन विभाग की, कोई पूछने वाला नहीं। मैं तो कहूंगा सरकार के कई मंत्रालय की, रेल मंत्रालय हो, चाहे रेल से सफर करो या हवाई सफर करो, जान खतरे में। ये अराजकता अभय दुबे जी हुई कौन, क्यों, कौन जिम्मेदार है? सरकार की ये नाकामी है या नहीं कि पूरा देश एक घटना से झुलस गया? देखिए, इसमें कुछ तथ्य हैं। इन तथ्यों को अगर पहले रख दिया जाएगा तो ये घटना क्यों हुई उसको समझने में आसानी होगी। ये मामला जटिल है थोड़ा सा। ये संगीत रागी ने क्या कहा वो तो गैर महत्वहीन है। उनको तो शायद ये भी नहीं पता है कि इस वक्त देश का नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। नागरिक उड्डयन मंत्री है तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन रेड्डी नागरिक उड्डयन मंत्री है। और तेलुगु देशम पार्टी के मंत्री को भारतीय जनता पार्टी छू भी नहीं सकती, वो कुछ भी करे। वो राम मोहन रेड्डी को हटाने से पहले उसे इजाजत लेनी पड़ेगी चंद्रबाबू नायडू से। चंद्रबाबू नायडू अगर चाहेंगे राम मोहन रेड्डी को हटाया जाए तो उसकी जगह तेलुगु देशम का ही दूसरा बंदा आएगा। ये तो गठजोड़ सरकार है, इन लोगों को कुछ अता पता है नहीं राजनीति का। अब मैं आता हूं उस तथ्य के ऊपर जो मैं देना चाहता था। पहला तथ्य यह है कि इंडिगो देश का जो उड्डयन है उसका 65% इंडिगो के हाथ में है। 65% इंडिगो के हाथ में है। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो एयर इंडिया है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत प्रतिशत बचता है उस प्रतिशत में 2%, 2.5% आकाशा वगैरह इस प्रकार की, ये स्पाइस जेट इस प्रकार की कुछ एयरलाइंस है, बाकी और कुछ नहीं। सब कुछ इंडिगो है। भारत का एयर स्पेस का मतलब है, डोमेस्टिक एयर स्पेस का मतलब है इंडिगो। जब आपने उसको इतनी बड़ी मोनोपोली बना दिया इंडिगो को, और उसका प्रॉफिट लगातार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। हजारों करोड़ की रफ्तार से उसका प्रॉफिट जो है वो छलांगे मार रहा है। इतनी बड़ी मोनोपोली बनी कैसे? क्या ये सरकार की मर्जी के बिना मोनोपोली बन गई? सारी दुनिया में जो मोनोपोलियों का इतिहास है वो ये बताता है कि मोनोपोलियां जब बड़ी बनती हैं, मजबूत बनती हैं, तो तभी बनती हैं जबकि वो पूरे पॉलिटिकल क्लास को, यानी सत्तारूढ़ वर्ग को पूरी तरीके से पटा लेती हैं। सत्तारूढ़ वर्ग जो है वो आइसक्रीम और कुल्फी खिलाने से नहीं पटता।
ऐसा नहीं कि सत्तारूढ़ वर्ग को हमने कुल्फी की दावत दे दी। वो हमारे मित्र थे राजीव त्यागी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, साल में एक बार हम लोगों को बड़े प्रेम से बुला के आम की दावत दिया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिगो जो है वो सारे सत्ताधारियों को बुला के आम की दावत देता हो, मतलब ऐसा नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का ट्रांसफर गैर कानूनी भ्रष्टाचार के रूप में सत्तारूढ़ वर्ग को होता है। मैं वर्ग शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, सत्तारूढ़ पार्टी और उसके बड़े कारकुनों का होता है। वो लोग जहां चाहते हैं वहां पे पैसा दिया जाता है, तब ये मोनोपोली बनाने की इजाजत मिलती है। बिना इस तरह के आर्थिक संबंधों के कभी भी इस तरह की मोनोपोली उड्डयन जैसे क्षेत्र में तो किसी कीमत पे नहीं बन सकती। क्यों? आप अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका में 20-25 एयरलाइंस सक्रिय हैं। वहां पर किसी का भी जो हिस्सा है पूरे उड्डयन क्षेत्र में अमेरिका के 15-16 से 20% के बीच में है, जो सबसे बड़ी एयरलाइन है। यूरोप की एयरलाइंस का भी यही हिस्सा है। भारत की एयरलाइन का 65% कैसे हो गया? 65% हो गया। इसका मतलब भारत के तमाम यात्रियों को हर जो तमाम भारत के जो यात्री हैं वो सब इंडिगो के ऊपर निर्भर हैं। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने 2 साल पहले कुछ सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोई नियम बनाए थे और इंडिगो को बता दिया था कि ये नियम है। इंडिगो ने उन नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। ना हाँ कहा ना कहा, उसने पालन नहीं किया। तो जब उन नियमों को पालन करने पर जोर दिया गया तो उन्होंने फ्लाइटें कैंसिल करनी शुरू कर दी दबाव डालने के लिए। ये तो इंडिगो और सरकार के बीच का, और डीजीसीए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इंडिगो और डीजीसीए के बीच का जो युद्ध है उसका परिणाम है। और चूंकि सत्ताधारी लोगों ने पैसे खाए हुए हैं बड़े पैमाने पर, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे। वो भी जानते हैं कि डीजीसीए का जो डायरेक्टर है, डीजीसीए का जो इंचार्ज है, उसको वो हटाएंगे तो उसको सब पता है कहां कैसा क्या हो रहा है, इसलिए उसको सस्पेंड नहीं करते। सब मिले हुए हैं आपस में। ये स्थिति है। ये उड्डयन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ओलिगार्की बन गई। इसमें ओलिगार्की मतलब एक ही व्यक्ति को सब कुछ दे दिया। इस तरह की ओलिगार्की और बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिलकर लेके भी बनी हुई है कि एक ही व्यक्ति को एक क्षेत्र की सब चीजें दे दी। यहां तक कि दूसरे जो खिलाड़ी थे उनको भी ठोक पीट के उसी के ताबे में ला दिया खड़ा कर। तो ये हिंदुस्तान में पूरी प्रक्रिया चल रही है बहुत बड़े पैमाने पर। जो एयर इंडिया वगैरह थी उसको टाटा को दे दिया, उसको देना वो भी अपने आप में एक बड़ा विवाद है। और उसके बाद जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइटें थी सारी, और डोमेस्टिक जो एयरलाइंस थी जो क्रैश हो गई, वो सारा इंडिगो ही छा गई सब तरफ। देखिए ये जो उड्डयन का क्षेत्र है इसको तो क्रैश लैंडिंग इसकी होनी ही थी। इसकी क्रैश लैंडिंग उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से एयर इंडिया के विमान की इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। आज तक उसका कौन जिम्मेदार है किसी को नहीं पता। यहां तक कि जिम्मेदारी किसी पर न डाली जाए इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ये स्थिति है पूरी की पूरी। हिंदुस्तान का जो पूंजीवाद है वो एक घटिया, निहायत ही निकृष्ट कोटि का, बहुत ही विकृत और नेताओं के साथ साठगांठ करके, सत्ताधारी नेताओं के साथ साठगांठ करके ये चलता है। भाई अभी तो हम लोगों ने पता ही लगाया कि टाटा को जब सेमीकंडक्टर चिप बनाने का कारखाना दिया गया तो 44,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार ने दी। उसके एक हफ्ते के अंदर ही भाजपा के खजाने में सैकड़ों करोड़ रुपए का टाटा ने दान कर दिए। तो ये तो एक भ्रष्टाचार का एक मॉडल है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा मॉडल है। लेकिन भ्रष्टाचार का इससे भी ज्यादा गहन मॉडल चल रहा है बड़े पैमाने पर, वरना इतनी बड़ी मोनोपोली बनी नहीं सकती। आप फॉर एग्जांपल देखिए, आप इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा। मान लीजिए 4PM एक बड़ा सोशल मीडिया का मंच है। सरकार आपके ऊपर मेहरबान हो जाए तो वो कोशिश करके दूसरे मंचों को धमकाए कि भाई या आप संजय जी उनको खरीद लें या दूसरे मंच छोड़ छाड़ के भाग जाएं वहां पर। तो अब आपकी मोनोपोली स्थापित हो जाएगी। जब आपकी मोनोपोली ताकतवर हो जाएगी तब आप नियम कानूनों को अपने तरीके से, मन करेगा तो इस्तेमाल, मन करेगा तो मानेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। ठीक बात है। सरकार इस वक्त इंडिगो को दंडित करने की स्थिति में नहीं है।
भारत में मुआवजा लेने के कानून नहीं है इस तरह के। अगर अमेरिका यूरोप होता तो करोड़ों करोड़ रुपए के तो मुआवजे दावे ठोक दिए जाते किसी एयरलाइंस के ऊपर। वो सब अदालतें कहती हैं दो पैसा इनको, तो अदालत तो एयरलाइंस का धुआं निकल जाता। अबे जी, पूरे देश में आपने कभी इतनी अराजकता देखी थी उड्डयन क्षेत्र में? कभी इतनी इतनी लापरवाही, ऐसी अराजकता कभी देखी थी पहले आपने कभी? देखिए, जब हिंदुस्तान का भूमंडलीकरण होना शुरू हुआ तो पहले तो उड्डयन क्षेत्र में सरकारी चलाती थी। जो थोड़ा बहुत उड्डयन था वो सरकार द्वारा चलाया गया उड्डयन था। उसके बाद उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का आगमन होना शुरू हुआ और सब जेट एयरवेज आई, ये वो, हम लोग सब उस पूरी कहानी को जानते हैं। धीरे धीरे करके उसको ठीक से चलाया नहीं गया, सरकार ने उसको ठीक से रेगुलेट नहीं किया। नतीजे के तौर पर बहुत सारी एयरलाइंस जो हैं, या तो उन्होंने ओवर स्ट्रेच किया अपने आप को, जैसे किंगफिशर ने अपने आप को बहुत ओवर स्ट्रेच किया, वो बंद हो गई। पर किंगफिशर में हम लोग जब चलते तो लगता था कि बड़ी अच्छी एयरलाइंस है किंगफिशर, उस वक्त वो सब बंद हो गई और बंद हो गई। जेट एयरवेज भी बंद हो गई, बहुत बड़ी एयरलाइंस थी, सहारा बंद हो गई और तमाम कई एयरलाइन धीरे धीरे करके सब बंद हो गई। और इस परिस्थिति का फायदा उठाकर एक बड़ी सुपर मोनोपोली क्रिएट हुई, मतलब उसका नाम है इंडिगो। तो ये सुपर मोनोपोली बनती तभी है जबकि बहुत बड़े पैमाने पर नीति निर्धारण के क्षेत्र में एक बड़ा भ्रष्टाचार होता है। पहले निहित स्वार्थों के कारण एक नीति बनाई जाती है और उस नीति को टिकाए रखने के लिए एक भ्रष्टाचार का लगातार सिलसिला चलता रहता है। मैं समझता हूं हर साल बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर होती होगी इंडिगो की तरफ से उन लोगों को जो कि जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर है। मतलब आरोप तो ये लगते रहते हैं, लेकिन इनका कोई प्रमाण नहीं होता, इसलिए बातें फाइल में दब जाती हैं। गोदी मीडिया के चैनल पे चर्चा नहीं होती और आम हम आदमी, लोगों को सामान्य ज्ञान से इस बारे में सोचना चाहिए ना। हम लोगों को कम से कम बात तो उठानी चाहिए कि ठीक है भाई, कैसे हो सकता है ये? आपने एक क्षेत्र की 65% जो कि बाजार के लिए खुला हुआ है, 65% एक क्षेत्र में अधिकार जो है कैसे एक एयरलाइन को दे दिया? अब उसकी हालत यह है कि सरकार की कोई बात नहीं मानती। सरकार कहती है कि नए पायलट रखो, क्योंकि ताकि पायलटों पर दबाव कम हो। पायलट अगर ताजा दम रहेगा, कम ड्यूटी करनी पड़ेगी तो अच्छे तरीके से उड़ाएगा, सुरक्षित ठीक से विमान उड़ाएगा। उन्होंने पायलटों की भर्ती नहीं की, उन्होंने पायलटों का भी बड़ा शोषण कर रहे हैं, पायलटों की तनख्वाहें कम कर दी हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट बदल रहे हैं। जो पायलटों की एसोसिएशन है वो बहुत खिलाफ है इंडिगो के, कोई उसके किसी कान पे कोई जू नहीं रेंगती। संसद का सत्र चल रहा है इस वक्त और इतनी बड़ी ये घटना हो रही है सारे देश में, संसद से कोई आवाज आई, सुनाई पड़ी आपको कोई आवाज संसद से? हल्ला ही हुआ, कुछ नहीं। लोहिया ने कहा था ना, जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो बस वही वाली बात है, सड़कें खामोश हो गई हैं, आदमी रह जा रहा है बेचारा, ट्विटर पे लिख दे रहा है, एक्स पे लिख दे रहा है, सोशल मीडिया पे लिख दे रहा है। मौजूदा सरकार ने ये इससे पहले की जो सरकारें थी उन लोगों ने भी इस स्थिति को इस मुकाम तक लाने में बहुत वो किया है। क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड ने किन ने दिया था, आया था, तो उसमें इंडिगो वालों ने भाजपा को दिया था, इंडिगो वालों ने कांग्रेस को भी दिया था, इंडिगो वालों ने टीएमसी को भी दिया था रुपया। सब पार्टियों को, इंडिगो वालों को ज्यादा दिया था, फिर टीएमसी को दिया, कांग्रेस को कम दिया था, लेकिन दिया सबको था रुपया। सब रुपया लिए बैठे हुए। हाँ, तो कोई क्या करेगा जब सबके पास पैसा है, तो कोई क्या करेगा। दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि मैंने कुछ फोटो देखे, मुझे बड़ा बढ़िया लगा। भक्त लोग जो हैं वो पुतिन की फोटो लगा के पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे। मुझे याद आया कि कुछ साल पहले ट्रंप की भी ऐसी फोटो लगा के पूजा की जा रही थी कि ट्रंप देवता है। पुतिन के साथ समझौते की बात आई और गोदी मीडिया बड़ा बम है साहब कि आप पुतिन आए और पुतिन ने क्रांति कर दी। अब आपको क्या लग रहा है ट्रंप का मीडिया पे किस तरह के हेडिंग आ रहे हैं उस पर, चैनल पे 2 यार जा रहे हैं? आपने ये हेडिंग नहीं देखा होगा? ये नहीं देख पाया मैं आज। अब मतलब वो उसमें लिमोजीन में या कोई बड़ी गाड़ी है, उसमें कैमरा अंदर झांक रहा है उसमें, तो मोदी जी उसमें हंस रहे हैं और बगल में पुतिन मतलब बैठे हुए हंस रहे हैं, और ऊपर टीवी पे चैनल, किसी मशहूर बड़े चैनल पर चल रही है, 2 यार जा रहे हैं। जब जेलेंस्की से मिले थे साहेब, और पुतिन ने, याद है ना आपको, पुतिन ने फिर किस तरह से दूध भेजे गए तो दूध के संग क्या हाल किया था। मेरा सवाल यह है कि आप पुतिन की जो गलवैयां हैं, हमें आने वाले 48 घंटे में
ट्रंप की तरफ से कोई तोहफे मिल सकते हैं? ट्रंप चचा तो बहुत खुश होंगे कि पुतिन आ गए वहां पे। तो देखिए, ऐसा है कि इस ये टीवी पे जो बातें आ रही हैं कि अमेरिकी ट्रंप के टैरिफ को अंगूठा दिखाया, इससे ट्रंप को असर नहीं पड़ता। ट्रंप को अंदरूनी खबर, ट्रंप की अमेरिका की लॉबी बहुत स्ट्रांग है हिंदुस्तान में, अफसरों में सब जगह, विदेश मंत्रालय में। ट्रंप को ये अंदरूनी खबर मिल गई होगी कि रियल में मोदी और पुतिन की क्या बातचीत हुई, तो ट्रंप उसके हिसाब से प्रतिक्रिया करेंगे। अगर ये पता चला ट्रंप को कि वास्तव में हिंदुस्तान ने कहा है कि हम तुम्हारा तेल वेल सब पूरा खरीदेंगे और अमेरिका की हम कोई परवाह नहीं करेंगे, तो ट्रंप की प्रतिक्रिया अलग तरह की होगी। और अगर जो ऊपर से बातें कही जा रही हैं और ट्रंप को पता लगा कि नहीं, तेल तो नहीं खरीदा जाएगा, ये तो ऊपर केवल पब्लिक को परोसने के लिए सभी बातें की जा रही हैं ताकि मोदी जी मजबूत दिखें, तब फिर दूसरी तरह से प्रतिक्रिया होगी। क्या रियल में वास्तव में हुआ क्या है उन दोनों के बीच में, ये जब उन दोनों का ज्वाइंट कम्युनिके आएगा, मतलब जो उन दोनों की संयुक्त विज्ञप्ति आएगी, भारत की और रूस की, उसको पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि दरअसल इन दोनों के बीच में पका क्या है, कौन सी खिचड़ी पकी है इन दोनों के बीच में। ये बात तो ठीक है कि हकीकत तो तभी पता चलेगी। इस बीच में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है अभय जी, अगर मेरी टीम में मेरा सबसे करीबी जो आदमी हो, उसके बारे में ये आ जाए कि वो गलत वीडियो बना रहा है, फेक वीडियो बना रहा है, अश्लील वीडियो बना रहा है, और मैं खामोश रहूं, तो सवाल मेरे ऊपर भी उठेंगे। बिल्कुल। पिछले 72 घंटे में हिरेन जोशी के ऊपर पूरी सोशल मीडिया भर गई, और आरोप पहली बार 11 साल में लगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय से बेटिंग ऐप चलाया जा रहा था। तो बेटिंग ऐप मतलब सट्टेबाजी प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रही थी। हिरेन जोशी के लिए अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई थी। ये वही शख्स हैं जो संपादकों को डराते हैं, धमकाते हैं। और योगी जी के बड़े करीबी अफसर ने मुझे बताया कि मेरे बारे में भी हिरेन जोशी ने कहा था उनसे कि तुम पे 4 PM मैनेज नहीं हो पा रहा। उस अफसर ने कहा कि सर जितनी जांचें होती हैं सब जांचें करा दी, इंस्पेक्टरों की टीम बना दी, नहीं मान रहा तो क्या किया जाए, सब तरह का लालच दे दिया। तो हिरेन जोशी पूरे देश की मीडिया कैसे नियंत्रण में आए इसका करता धरता थे। अब उन्हीं पे आरोप लगा कि वो बैटिंग ऐप चला रहे थे। 72 घंटे से चर्चा चल रही है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमला बोलते हैं, बीजेपी तुरंत सफाई करने में देने में आ जाती है, चुनाव आयोग नहीं आता। लेकिन बैटिंग ऐप के आरोप पीएमओ पे लगे हैं और कोई सफाई नहीं आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं हिरेन जोशी हटा दिए गए, कुछ लोग कह रहे हैं हिरेन जोशी काम कर रहे हैं। एक प्रमुख पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, पीएमओ में बैठा व्यक्ति, क्या पीएमओ को सफाई देनी नहीं चाहिए? क्योंकि दुनिया के कई अखबारों में ये चर्चा चल रही है। मेरे पास अलग अलग मुल्कों से भी कुछ पत्रकारों के फोन आए कि हकीकत क्या है। सही बात है, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय के सबसे ताकतवर अफसरों में से एक के ऊपर ये आरोप लगे कि वो बैटिंग ऐप चला रहा है, वो सट्टेबाजी कर रहा है और हजारों करोड़ की सट्टेबाजी कर रहा है, तो शक तो उठेंगे। सरकार सफाई क्यों नहीं दे रही? भारतीय जनता पार्टी सफाई क्यों नहीं दे रही? देखिए, इसमें कहानी जो पूरी, एक तो कहानी का पक्ष आपने साफ तौर पर रख ही दिया, बिल्कुल उसको हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ये बड़ी कहानी है जो आप कह रहे हैं, छोटी छोटी कुछ कहानियां और जुड़ी हुई हैं, उनका भी जिक्र कर दिया जाए 4 PM के दर्शकों के लिए। जैसे कि एक हिमानी सूद हैं, मैं अगर ना सही नाम ले रहा हूं तो आप उसको दुरुस्त कर दीजिए, जो कहीं उप प्रो वीसी हैं, तो उनको एक राज्य की राजनीति में उनको टिकट दिलवाया जाए, उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, उनके लिए एक माइनॉरिटी के नाम पर एक संगठन खोला जाए, उसमें कुछ प्रभावशाली माइनॉरिटी गुरुओं को, धर्म गुरुओं वगैरह को जोड़ा जाए, फिर वो मोदी जी से मिलें, फिर वो पोप से उनकी मुलाकात हो, फिर पोप से मोदी जी के लिए आशीर्वाद लिया जाए। ये सारा काम भी जोशी जी प्रबंधित कर रहे थे। और ये प्रबंधित करते करते जब वो जेपी नड्डा के पास चले गए कि भाई इनको टिकट दो और इनको इन्हीं को बनाओ मुख्यमंत्री का चेहरा, तो जेपी नड्डा ने अमित शाह से कहा कि भाई ये करना है क्या, बताइए। अमित शाह ने कहा तुमसे किसने कहा? कि हमसे तो उन्होंने कहा। तो उसके बाद से हिरेन जोशी का पतन शुरू होता है इस कहानी के मुताबिक। भाई ये तो मोदी जी तो 2014 में आए, मुख्य प्रधानमंत्री बने, जब वो उससे काफी पहले से वो 2008 से मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद इनकी पतन शुरू होता है। आप बता रहे हैं कि वो ऐसी भी अफवाह है कि वो वापस आ गए, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि बाकायदा ऑफिस ऑर्डर वहां निकला है उनको हटाने का, और उनकी जगह अश्विनी वैष्णव को बैठा दिया गया है। अश्विनी वैष्णव
फिलहाल काम देखेंगे और एक और किसी पीएमओ के एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। अब पता नहीं क्या हुई है, इतना भ्रम की स्थिति है, तो मेरे ख्याल से वहां से कोई आधिकारिक सफाई आनी चाहिए, लेकिन कोई आएगी नहीं आधिकारिक सफाई, क्योंकि यही उन लोगों की शैली है। क्योंकि इस मामले में बहुत शीशा लेदर बहुत हो गई है, क्योंकि यहां भी बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला जो है वो बना हुआ है। और जोशी जी के एक परिजन के ऊपर भी आरोप है कि वो रिलायंस से करोड़ों रुपए प्राप्त कर रहे थे। पता नहीं क्या क्या मतलब बातें आ रही हैं। मतलब कोई इसके अंदर जो गंध फैली है, इसको कहते हैं दिल्ली की भाषा में, जो गंध फैली हुई है उसकी कोई सीमा नहीं है। और प्रधानमंत्री दफ्तर सरकारी दफ्तर है, वो नरेंद्र मोदी की निजी संस्था नहीं है। नाम बदल दिया गया, नाम बदल दिया गया, सेवा भाव टाइप का नाम रख दिया, नाम बदल दिया गया। सेवा तीर्थ जो भी कह रहे हैं आप, बदल जो है। मेरा कहना है वहां पर एक चपरासी से लेके और हिरेन जोशी तक सबकी तनख्वाह सरकार के खजाने से जाती है। तो ये जिम्मेदारी बनती है इन लोगों के ऊपर कि बताएं कि वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक बात। और आपने कहा कि जो रिलायंस को करोड़ों रुपए दिलाते थे, मैं आपको बता दूं कि एक स्टोरी की थी मैंने, महेंद्र नाहटा, विनय मालू, हजारों करोड़ के दस्तावेज दिखाए थे मैंने कि किस तरह एक कंपनी DHFL बनाई गई, फर्जी ट्रांजिशन से ली गई, उसके बाद जियो का निर्माण हुआ। और पीएमओ में ही तैनात एक हिमाचल कैडर के रिटायर्ड IAS अफसर विनय मालू, जिसके पास ED CBI की निरी जांचें हुई, उसको शय दे रहे थे। ये बात भी मैंने अपनी दी, लेकिन वो हिमाचल कैडर के अफसर अभी पीएमओ में तैनात हैं और विनय मालू पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरा नाम, CBI ने अरेस्ट किया था मनोरंजना सिंह, शारदा स्कैम में आई थी मनोरंजना सिंह जी। ये मोहतरमा भी हिमानी सूद की तरह इस समय सत्ता के गलियारों में बहुत चर्चित नाम है। और मनोरंजना सिंह को CBI ने अरेस्ट किया था, 2015 में अरेस्ट किया था। मेरे पास वो मनोरंजना का नाम तो सुना हुआ लगता है, पहले कोई एक मंत्री थे, उनके साथ विवाह हुआ था ना इनका। हाँ, वो ये तो विवाह के तरीके, इंडियन एक्सप्रेस में काम करती थी। मतंग सिंह के साथ शादी, और ये इंडियन एक्सप्रेस में भी काम करती थी। अच्छा, मुझे याद पड़ता है जब जनसत्ता में काम करता तो मैंने उनको वहां देखा भी था इंडियन एक्सप्रेस में, हम लोगों को एक ही बेसमेंट में दफ्तर था सबका। CBI ने अरेस्ट किया और ये समय सत्ता गलियारे का बड़ा चर्चित नाम है और बहुत स्कैम में इन्वॉल्व है। लेकिन आजकल RSS के कुछ पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ और कुछ चर्चित नाम जैसे विनय मालू, महेंद्र नाहटा टाइप के जितने लोग हैं उनके साथ ये जो लॉबिंग कर रहे हैं लोग। मोदी जी तो कहते थे मेरी सरकार में कोई लॉबिंग नहीं करेगा, लेकिन मनोरंजना सिंह जी खुलेआम कर रही हैं, विनय मालू, महेंद्र नाहटा, इन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सबको कौन पूछेगा? क्या अब पीएमओ भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया? फिर कहेंगे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वक्त आएगा। देखिए, ऐसा है कि हर एक जो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप बहुत सताता था अपने बेटे को, क्योंकि भगवान का भक्त था। और हिरण्यकश्यप की तो ना घर के अंदर मृत्यु हो सकती थी, ना घर के बाहर मृत्यु हो सकती थी, ना जमीन पे मृत्यु हो सकती थी, ना पाताल में मृत्यु हो सकती थी। फिर नरसिंह अवतार हुआ और फिर उसको दहलीज पे रख के उसका पेट चीरा गया। तो ये सब इस हर एक चीज का वक्त आता है। मैं कोई पुराणपंथी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन हर चीज का वक्त आता है और इन लोगों का वक्त भी आएगा। ये दो घटनाएं जो हैं, इंडिगो की घटना और ये हिरेन जोशी वाली घटना, देखिए जो पीएमओ है वो सरकार का गर्भगृह है, मानते हैं आप? पीएमओ जो है सरकार का गर्भगृह है। उस गर्भगृह के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा विवाद देखा जा रहा है, और ये विवाद तो नहीं आएगा कभी भी गोदी मीडिया में। इंडिगो की चर्चा तो गोदी मीडिया कर रहा है किसी तरीके से, मैंने देखा है, चल रहे हैं उसके ऊपर कार्यक्रम, उस पर इधर उधर तमाम ठीकरे फोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये जो गर्भगृह में जो हो रहा है, ये सोशल मीडिया पे ही है केवल। तो इसमें इसको किसी तरीके से दबाने के लिए हो सकता है कि उनको अभी तो पहले निकाला गया होगा, सोचा होगा इससे बड़ा हंगामा हो जाएगा, चलो फिर से इनका चेहरा चमकवा दो यहाँ पे। ये सब भी हो सकता है। तो बाद में अगर साहब नाराज हो गए होंगे तो निकाल ही दिया जाएगा। हाँ, तो विदाई कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की, समय दिया। थैंक यू सर। ये तो अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसे लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।
धन्यवाद।